दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द पॉइजनस लेक। दोस्तों, पॉइजनस एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है जहरीला, जहरीली, और लेक का मतलब होता है झील, जहरीली झील। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम देयर वॉज आ विलेज इन अनंतपुर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या फिर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज ए विलेज, एक गाँव था। इन अनंतपुर, अनंतपुर में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एक समय की बात है, अनंतपुर में। देयर वॉज ए विलेज इन अनंतपुर, अनंतपुर में एक गाँव था। आ वेरी बिग लेक आनंदम वॉज देयर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दैट विलेज। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है जहाँ पर वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? अ वेरी बिग लेक, एक बहुत बड़ी झील, आनंदम वॉज देयर, वहाँ थी, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दैट विलेज। दोस्तों, आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है सरहद, सीमा। तो क्या अर्थ हुआ कि अ वेरी बिग लेक, एक बहुत बड़ी झील, आनंदम वॉज देयर, वहाँ थी, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दैट विलेज, उस गांव की सीमा में, या कह सकते हैं उस गांव की सरहद पर। द लेक वॉज ऑलवेज फिल्ड विद फ्रेश क्लियर वाटर। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और फिल्ड का मतलब होता है भरा हुआ होना। तो क्या अर्थ हुआ? द लेक वॉज ऑलवेज फिल्ड, झील हमेशा भरी रहती थी, विद फ्रेश क्लियर वाटर, ताज़े और साफ पानी से। चलिए आगे देखिए। द वाटर ऑफ दैट लेक वॉज वेरी पॉइजनस। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ वॉज का यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और पॉइजनस एडजेक्टिव जिसका मतलब जहरीला। तो क्या अर्थ हुआ? द वाटर ऑफ दैट लेक वॉज वेरी पॉइजनस, उस झील का पानी बहुत जहरीला था। Whoever drank it or bathed in it either died or became unconscious। क्या अर्थ हुआ? Whoever drank it। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ड्रिंक मतलब होता है पीना, और सेकंड फॉर्म है ड्रैंक। Whoever drank it, जो भी वो पीता था, और bathed in it, और उसमें नहाता था, आइदर डाइड, या उसकी मृत्यु हो जाती थी, और बिकेम अनकॉन्शियस, और या वो बेहोश हो जाता था। और दोस्तों, वर्ड मीनिंग को आप यहाँ भी नोट कर लें। ये डाई की सेकंड फॉर्म है डाइड, जिसका मतलब होता है मृत्यु होना, मरना। और अनकॉन्शियस एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है बेहोश, और बिकम मतलब होना, बनना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो भी उसे पीता था या उसमें नहाता था, आइदर डाइड, या उसकी मृत्यु हो जाती, और बिकेम अनकॉन्शियस, या वो बेहोश हो जाता।
नो विलेजर यूज्ड टू विजिट दैट लेक। दोस्तों इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ ये दिखाएंगे पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, तो ऐसे वाक्यों में यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। विजिट का मतलब होता है किसी जगह जाना, तो क्या अर्थ हुआ, नो विलेजर यूज्ड टू विजिट दैट लेक। कोई भी ग्रामीण, विलेजर का मतलब होता है गांव वाला, गांव का निवासी, या कह सकते हैं कि ग्रामीण, कोई भी ग्रामीण यूज्ड टू विजिट दैट लेक, उस झील पर नहीं जाया करता था। इट वॉज बिलीव्ड दैट द लेक वॉज कर्स्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है, इसको आप इस स्ट्रक्चर को समझ लें। ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वॉज या वर्ब का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। बिलीव का मतलब भरोसा करना, यकीन करना, विश्वास करना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ, इट वॉज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता था, दैट की द लेक वॉज कर्स्ड, की जो लेक है वॉज कर्स्ड। दोस्तों यहाँ एक छोटी सी एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन ज़रूर करना चाहूँगा और कृपया आप इस पर ध्यान दें। देखिए ये जो वाक्य है ये पूरा एक ही सेंटेंस है, और इसमें जो पहला वाला वाक्य है वो सिंपल पास्ट का है, और जो दूसरा वाला वाक्य है वो भी सिंपल पास्ट का है। दोस्तों पहला जो वाक्य है, सॉरी ये सिंपल पास्ट नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। दूसरा सिंपल पास्ट है। लेकिन दोस्तों रूल ये है कि जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पहला वाक्य भी पास्ट है और दूसरा भी पास्ट है, तब दोस्तों जो दूसरा वाले वाक्य होगा उसको हम प्रेजेंट में ट्रांसलेट नहीं करेंगे। जब हम इसको नरेट करेंगे तो उसे हमें प्रेजेंट में नरेट करना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस रूल को आप याद रखें कि यदि एक ही वाक्य में दो वाक्य पास्ट के हैं तो पहला तो पास्ट में ही बनाएंगे, लेकिन दूसरा प्रेजेंट में चेंज किया जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ, इट वॉज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता था कि द लेक वॉज कर्स्ड, की जो लेक है वो शापित है। अब देखिए मैंने इसको पास्ट में नहीं ट्रांसलेट करा, मैंने इसको रूल के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट में ट्रांसलेट किया है, और कर्स्ड का मतलब होता है शापित। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन those who came to the village for the first time did not know about the poisonous water of the lake। क्या अर्थ हुआ, but those who came to know। दोस्तों देखिए यहाँ पर who का यूज़ किया गया। who एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो who का यूज़ किया जाता है, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है, CAME। तो क्या अर्थ हुआ, बट लेकिन दोज वो लोग हु केम टू द विलेज फॉर द फर्स्ट टाइम, जो गांव पहली बार आते थे, डिड नॉट नो नहीं जानते थे। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है जहाँ डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। नहीं जानते थे अबाउट द पॉइजनस वाटर ऑफ द लेक, झील के जहरीले पानी के बारे में। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, लेकिन वो लोग जो गांव पहली बार आते थे झील के जहरीले पानी के बारे में नहीं जानते थे। इफ़ दे टच्ड द वाटर, और ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट की पास्ट का ही वाक्य है, टच मतलब छूना, सेकंड फॉर्म टच्ड। इफ़ दे टच द वाटर, और दोस्तों दे का मतलब क्या होता है, देखिए दे यहाँ यूज़ किया गया। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल हों, अगर हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ, इफ़ दे टच द वाटर, यदि वे पानी को छूते, दे फैल सीरियसली इल, वह बहुत बीमार पड़ जाते। और दोस्तों फॉल इल का मतलब होता है बीमार पड़ जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। सीरियसली मतलब गंभीर रूप से। तो देखिए इस तरह से आप पूरी लाइन का मतलब समझ गए। इफ़ दे टच द वाटर, यदि वे पानी को छूते, दे फैल सीरियसली इल, वह गंभीर रूप से बीमार हो जाते। चलिए आगे देखिए। Surrounded by the lake was a dense forest through which there was a way to reach the village। करते हो सराउंडेड। दोस्तों सराउंडेड का मतलब है घिरा हुआ, इसे आप नोट कर लें, और ये एडजेक्टिव है। सराउंडेड बाय द लेक, झील से घिरा हुआ, was a dense forest, एक घना जंगल था, थ्रू विच, जिसके माध्यम से, देयर वॉज ए वे, एक रास्ता था, टू रीच द विलेज, गाँव पहुँचने का। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि झील से घिरा हुआ
एक घना जंगल था जिसके माध्यम से एक रास्ता था टू रीच द विलेज, गांव पहुंचने का। 5 dacoits lived in that forest। और दोस्तों ये भी पास इंडेफिनिट का वाक्य जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना, निवास करना, सेकंड फॉर्म में लिव्ड। 5 dacoits 5 डाकू लिव्ड रहते थे इन दैट फॉरेस्ट उस जंगल में। द क्लेवर dacoits यूज्ड टू किल एंड रॉब एनी ट्रैवलर हु पास्ड थ्रू दैट फॉरेस्ट। दोस्तों इस वाक्य में भी यूज टू का प्रयोग किया गया और जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो क्या, और ये दोस्तों क्लेवर को नोट कर लीजिए, क्लेवर का मतलब होता है चालाक और ये एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ, द क्लेवर dacoits यूज टू किल एंड रॉब एनी ट्रैवलर हु पास थ्रू दैट फॉरेस्ट। चालाक डाकू मार दिया करते थे एंड रॉब और लूटा करते थे एनी ट्रैवलर किसी भी यात्री को, हु पास्ड थ्रू दैट फॉरेस्ट जो उस जंगल से होकर गुजरता था। और दोस्तों ये पास की सेकंड फॉर्म में पास थ्रू मतलब कहीं से होकर गुजरना। वन डे एक दिन अ dacoit हर्ड अबाउट द पॉइजनस लेक। और दोस्तों हियर का मतलब होता है सुनना और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन ए dacoit हर्ड अबाउट द पॉइजनस लेक, एक डाकू ने जहरीली झील के बारे में सुना। ही टोल्ड इट टू हिज फेलो dacoits। फेलो का मतलब साथी और dacoit मतलब डकैत। तो क्या अर्थ हुआ, ही टोल्ड इट टू हिज फेलो dacoits। उसने ये बात अपने साथी डकैतों को बताई। चलिए आगे देखिए। हियरिंग द न्यूज़ द चीफ ऑफ द dacoits गॉट एन ईविल आइडिया। क्या अर्थ हुआ, हियरिंग द न्यूज़। दोस्तों हियर मतलब होता है सुनना और ये आईएनजी फॉर्म है। हियरिंग इसको फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। न्यूज़ का मतलब खबर। हियरिंग द न्यूज़ ये खबर को सुनकर द चीफ ऑफ द dacoits डाकुओं के सरदार को गॉट एन ईविल आइडिया एक बुरा आइडिया मतलब एक बुरा सुझाव आया। तो क्या अर्थ हुआ, हियरिंग द न्यूज़ द चीफ ऑफ द dacoits गॉट एन ईविल आइडिया। इस खबर मतलब ये खबर सुनकर डाकुओं के सरदार को एक बुरा विचार आया। ही सैड उसने कहा, टिल नाउ वी हैव यूज्ड गन्स एंड नाइव्स टू किल पीपल। तो और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया को पूरा होना, वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। जैसे आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है। इस तरह के जो भी वाक्य हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं। और दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव का इस्तेमाल हेल्प किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में हैज़ लगाया जाता है और उसके अलावा दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस तरह से इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही सैड उसने कहा, टिल नाउ मतलब कि अब तक, वी हैव यूज्ड हमने इस्तेमाल किया है, गन्स बंदूकें, एंड नाइफ्स और चाकू, टू किल पीपल लोगों को मारने के लिए। तो चलिए दोस्तों इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने कहा कि अब तक हमने लोगों को मारने के लिए बंदूकों और चाकुओं का इस्तेमाल किया है। और दोस्तों यहाँ मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताया तो मैं आपको 2 वाक्य ज़रूर देना चाहूँगा। यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट सीख चुके हैं तो आप दोनों ही वाक्यों को ट्रांसलेट करें और वाक्य इनको ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर शेयर करें। नोट कर लीजिए, पहला सेंटेंस है मैं खाना खा चुका हूँ। दूसरा वाक्य है राजू ने खाना नहीं खाया है। दोस्तों दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट के हैं, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव है, दोनों को ट्रांसलेट करें और अकॉर्डिंगली सही से जो हेल्पिंग वर्ब है उसी का प्रयोग करके वाक्यों को बनाएं। आगे देखिए, तो उसने क्या कहा कि अब तक हमने लोगों को बंदूकों और चाकुओं से मारा है। बट नाउ लेकिन अब एनीवन कोई भी, हु कम्स हेयर जो भी यहाँ आता है, वी वुड गाइड हिम हम उन्हें रास्ता दिखाएंगे। दोस्तों गाइड का मतलब रास्ता दिखाना, मार्गदर्शन करना। तो उसने क्या कहा कि लेकिन अब कोई भी आता है, वी वुड गाइड हिम हम उसका मार्गदर्शन करेंगे, हम उसे रास्ता दिखाएंगे, टू द पॉइजनस लेक जहरीली झील की तरफ। ही विल हिमसेल्फ डाई, हिमसेल्फ मतलब अपना आप। और दोस्तों ये जो वाक्य ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है जहाँ पे विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो उसने क्या कहा आगे, ही विल हिमसेल्फ डाई बाय टचिंग द वाटर, वह खुद मर जाएगा पानी को छूकर। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह पानी को छूकर स्वतः या फिर अपने आप मर जाएगा। एंड वी वुड रॉब देम और हम उन्हें लूट लेंगे, विदाउट बीइंग कॉट बिना पकड़े गए,
सी देखो, गॉड हैज़ हेल्प्ड अस टू सो मच। और दोस्तों ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पे हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। गॉड सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर नाउन है, और जैसा मैंने आपको बताया सिंगुलर नाउन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ का यूज़ किया जाता है, और साथ में थर्ड फॉर्म तो लगाई ही जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? सी देखो, गॉड हैज़ हेल्प्ड अस सो मच, ईश्वर ने हमारी इतनी ज़्यादा मदद की है। चलिए आगे देखिए। ऑल द डेकोइट्स अग्रीड टू द प्लान। दोस्तों अग्री का मतलब होता है किसी बात पर राज़ी हो जाना, सहमत होना, और ये सेकंड फॉर्म है। सारे डकैत इस योजना से, ऑल द डेकोइट्स अग्रीड टू द प्लान, सारे डाकू इस योजना से सहमत हो गए। एंड स्टार्टेड लूटिंग द ट्रैवलर्स, और ट्रैवलर्स को, ट्रैवलर मतलब यात्री, यात्रियों को लूटने लगे इन दैट वे, इस तरह से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ऑल द डेकोइट्स अग्रीड टू द प्लान एंड स्टार्टेड लूटिंग द ट्रैवलर्स इन दैट वे। सारे डाकू इस योजना से सहमत हो गए और यात्रियों को इस तरह से लूटने लगे। सून जल्दी ही, द न्यूज़ ऑफ एंड द रॉबरी इन द विलेज, ये जो न्यूज़ था एंड द रॉबरी का मतलब कि लूट पाट का जो ये न्यूज़ था, खबर था, इन द विलेज, रीच द किंग, वो राजा के पास पहुंचा। ही सेंट हिज मिनिस्टर, उसने अपने मंत्री को भेजा, भानु को, टू फाइंड आउट द ट्रुथ, सच का पता लगाने के लिए। फाइंड आउट मतलब पता लगाना। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने अपने मंत्री भानु को सच का पता लगाने के लिए भेजा। भानु वॉज अ वेरी वाइज मैन, और दोस्तों ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वाइज का यूज़ एडजेक्टिव के तौर पर किया गया, और वॉज हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या अर्थ हुआ? भानु वॉज अ वेरी वाइज मैन, भानु एक बहुत समझदार आदमी था। दोस्तों वाइज का मतलब होता है समझदार या फिर बुद्धिमान, तो यहाँ पर इसको हम समझदार भी कह सकते हैं या फिर बुद्धिमान। भानु एक बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान आदमी था। ही रीच्ड द विलेज, वह गांव पहुंच गया, और ये रीच की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। ही रीच द विलेज अलोंग विद हिज सोल्जर्स, वह अपने सिपाहियों के साथ गांव पहुंच गया। भानु इंक्वायर्ड द विलेजर्स, और इंक्वायर का मतलब पूछताछ करना। भानु ने ग्रामीणों से पूछताछ की अबाउट द रॉबरीज़ के बारे में, मतलब लूट के बारे में, एंड किलिंग्स इन द फॉरेस्ट। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि भानु ने गांव वालों से लूट और हत्याओं के बारे, जंगल में हत्याओं के बारे में ग्रामीणों से पूछताछ की। We did not rob and kill anybody. We do not know anything। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही नेगेटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, और डिड नॉट के बाद जैसे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट ये है वी, उसके बाद डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? वी डिड नॉट रॉब एंड किल एनीबडी, हमने किसी को भी रॉब नहीं किया, हमने किसी को भी नहीं लूटा ना मारा। वी डिड नॉट रॉब एंड किल एनीबडी, हमने किसी को भी लूटा या फिर नहीं मारा। वी डू नॉट नो एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। रिप्लाइड द विलेजर्स, गांव वालों ने जवाब दिया। आगे देखिए। While returning to the capital, one of the soldiers stopped near the poisonous lake। दोस्तों while का मतलब होता है दौरान। While returning to the capital क्या अर्थ हुआ कि राजधानी वापस जाने के दौरान, राजधानी वापस लौटने के दौरान, one of the soldiers, एक सिपाही ने stopped, एक सिपाही रुक गया, नियर द पॉइजनस लेक, जहरीली झील के पास। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड वॉन्टेड टू ड्रिंक सम फ्रेश वाटर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ही वॉज वेरी टायर्ड, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ हेल्पिंगर के रूप में किया गया है, और टायर्ड का मतलब थका हुआ, और ये एडजेक्टिव है। ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था। एंड वॉन्टेड टू ड्रिंक सम फ्रेश वाटर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, लेकिन दोस्तों इस वाक्य में खास बात यह है कि इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो आप इस रूल को याद रखें, जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ दो वर्ब का प्रयोग हम करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद हमें टू का यूज़ करना है,
कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद जो आप अगली वर्ब लगाएंगे उसकी आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो इस तरह से क्या, अब आप लाइन का अर्थ समझ जाएंगे। क्या अर्थ हुआ? ही वॉज़ वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था, एंड वॉन्टेड और चाहता था, टू ड्रिंक पीना, सम फ्रेश वाटर थोड़ा ताज़ा पानी। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही वॉज़ वेरी टायर्ड एंड वॉन्टेड टू ड्रिंक सम फ्रेश वाटर, वह बहुत थका हुआ था और थोड़ा ताज़ा पानी पीना चाहता था। भानु थॉट फॉर ए वाइल, भानु ने थोड़ी देर सोचा, एंड चलिए दोस्तों आज हम इस कहानी को यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि कहानी जो है वो भी थोड़ी बड़ी है। इसका एक और पार्ट हमें कवर करना होगा इसको पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि आप अगला पार्ट सुनने में भी इंटरेस्टेड हैं तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। यदि 10 लोग भी अगला पार्ट सुनना चाहते हैं, कमेंट करके आप बताते हैं तो मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लाऊंगा। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।